Namaste, I JBN Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor under the Faculty of Education and Methodology. आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो BA बीएड के 5th सेमेस्टर के बच्चों के सिलेबस का टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है विजयनगर साम्राज्य। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिना विजयनगर साम्राज्य पढ़े हम इतिहास को पूर्ण रूप नहीं दे पाएंगे। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो उसमें विजयनगर साम्राज्य का वही स्वर्णिम युग है जो उत्तर भारत में मौर्यों और गुप्तों का रहा है। हालांकि विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत में फैला हुआ एक राज्य था। जब उस समय इन्होंने अपना परचम लहराया जब उत्तर भारत यानी दिल्ली की सत्ता पर इस्लामिक शासकों का यानी कि दिल्ली सल्तनत का रूल हुआ करता था। तब दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से हम जानते हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई, किन परिस्थितियों में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ और किस तरह से इस साम्राज्य में 4 आने वाले राजवंशों ने शासन किया। उन 4 राजवंशों के जो महान शासक हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि इस राजवंश ने कई 100 सालों तक अपने उत्तर में उपस्थित बहमनी साम्राज्य से सदियों तक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का एक जो मुख्य कारण था वो था रायचूर दोआब। तो इस टॉपिक में हम एक क्रम से चलेंगे और आप समझते हैं इसका बैकग्राउंड, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से रिलेटेड बैकग्राउंड। ये मैप है, एक सिंबॉलिक मैप है और इसमें अगर हम देखें तो ये है एक नदी जो यहाँ से निकली है जिसे हम तुंगभद्रा नदी कहते हैं। एक नदी और है जो यहाँ से निकली है। ये वाला एरिया हम कह सकते हैं कि ये पश्चिमी घाट है। इसे हम कृष्णा नदी कहते हैं और इसे हम कहते हैं तुंगभद्रा। और इस कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के इस क्षेत्रों को कहा जाता है रायचूर दोआब। इसी तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में, तुंगभद्रा नदी के साउथ में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसलिए इसका अगर हम जब मैप बनाएंगे तो ये मैप बनता है ऐसे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य और उसके उत्तर में उपस्थित बहमनी साम्राज्य के बीच में कृष्णा नदी एक बॉर्डर का काम करती थी, यानी इन दोनों साम्राज्य को विभाजित करती थी। वो है कृष्णा नदी जो कि ये बनी है। कृष्णा नदी ये है। कृष्णा नदी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को 2 भागों में बांटती थी और ये एक तरह से इसके दक्षिण का एरिया विजयनगर साम्राज्य कहलाता था जो कि बिल्कुल अंत तक था और इसके ऊपर का ये वाला क्षेत्र बहमनी साम्राज्य कहलाता था जो एक इस्लामिक राज्य था, बहमनी साम्राज्य। यानी कि हम इस तरह से इसको एक धार्मिक लड़ाई का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि इन्होंने ये कहें कि हिंदू और मुसलमानी राज्य के बीच की एक लड़ाई। अब हम आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पीछे का बैकग्राउंड समझते हैं और उसके बाद इसमें आगे बात करेंगे। चलते हैं दिल्ली। एक और मैप देखेंगे, ये है दिल्ली। दिल्ली में इस टाइम पे इस्लामिक राज्य जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। इस दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान हुआ जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी और ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, इसको हर कोई जानता है। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में, यानी कि ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ, इसके नीचे दक्कन का पठार है और ये विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं और नर्मदा नदी यानी ताप्ती नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को समद्विभाजित करती है यानी कि बांटती है। इस एरिया पर अभी तक किसी भी दिल्ली के सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने 1296 पे 1296 पे
दिल्ली दक्षिण भारत के एक राज्य देवगिरी पर हमला किया। उस देवगिरी को लूटा और लूटने के बाद वापस चला गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब यहाँ पर खिलजियों का रोल था तो दक्षिण भारत में 4 शक्तिशाली राज्य थे, राजवंश थे जो राज्य किया करते थे। एक था देवगिरी, दूसरा काकतीय था, और तीसरे थे होयसल, और चौथे सुदूर दक्षिण में थे पांड्य। 4 राजवंश यहाँ पे रूल करते थे। अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत की समृद्धि का ज्ञान था और वो जानता था कि दक्षिण भारत में बहुत धन है। ये राज्य मुख्यतः शांति से रहते थे, इनके बीच में बिरला ही युद्ध होते थे। इनकी समृद्धि से अलाउद्दीन खिलजी जानता था और उसको ये था कि उसको सुल्तान बनना था। सुल्तान बनने के लिए धन की आवश्यकता थी और वो धन का एक ऑप्शन था दक्षिण भारत। उसको ये था कि दक्षिण भारत का अगर वो राज्य जीत जाएगा तो उसे अपार धन मिलेगा, जिससे वो एक बड़ी सेना बनाएगा और वो अपने ससुर या फिर चाचा जान जलालुद्दीन खिलजी को तख्त से हटाकर वहाँ की गद्दी पर कब्जा कर सकता है। 1296 पे बहाना बनाकर दक्षिण भारत को इन्वेड करने निकला और उसने उदयगिरी को संधि करने पर मजबूर कर दिया। वहाँ से उसने अपार धन दौलत लूटी और आया और उसने दिल्ली पर तख्ता पलट दिया, यानी कि काड़ा मानिकपुर पहुंचकर उसने अपने चाचा की हत्या कर दी और दिल्ली का बन गया सुल्तान। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने पहली बार दक्षिण भारत पे हमले किए। जब वो शासक बना तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनमें जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थे मंगोल। मंगोलों ने लगातार इस वाले क्षेत्र से भारत पे हमले करने शुरू कर दिए। मंगोलों के आक्रमण सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम पर हुए और वो बहुत शक्तिशाली आक्रमण थे। इनसे निपटने में उसके जीवन के शुरुआती यानी कि शासन के शुरुआती 8-10 साल इनसे मंगोलों से निपटने में ही लग गए। लेकिन जैसे ही वो 1307 8 तक जैसे ही मंगोलों से वो फ्री हुआ तो आगे ध्यान दक्षिण भारत की तरफ ध्यान दिया और उसने अपने एक जनरल मलिक काफूर को दक्षिण भारत को इन्वेड करने के लिए भेजा। मलिक काफूर 1308-9 में दक्षिण भारत को जीतने के लिए निकला, लेकिन यहाँ पर इनका इन्वेड करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत से पर्याप्त धन प्राप्त करना है। यहाँ पर उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो अपने दिल्ली के साम्राज्य को दक्षिण में प्रसारित करें या अपने साम्राज्य को बढ़ाएं। ये उद्देश्य उस टाइम तक उसका नहीं था। उसने अपने जनरल को भेजा था कि दक्षिण के जो राज्य अभी हैं समृद्धशाली हैं उनको जीतो, उनको अपने अधीन करो और उनसे संधि करो और अपार धन लेके उत्तर भारत में यानी दिल्ली वापस आ जाओ। मलिक काफूर गया, देवगिरी को जीता। देवगिरी के बाद उसने काकती यानी वारंगल को जीता और उसके बाद उसने होयसलों को भी हरा दिया और आगे पहुंचा तो उसने पांड्यों को भी हरा दिया और रामेश्वरम तक उसने हमले किए। चारों राज्यों को उसने यहाँ पर जीता। यहाँ से अपार धन दौलत उसने लूटी। साथ में उसे वारंगल से एक और अमूल्य चीज़ मिली जिसे कोहिनूर हीरे के नाम से जाना जाता है और ये अपार धन लेके वो उत्तर भारत यानी दिल्ली पहुंच गया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि दक्षिण भारत में पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके टाइम पर आक्रमण तो हुए लेकिन उसका उद्देश्य कदापि ये नहीं था कि वो अपने साम्राज्य को दक्षिण में विस्तारित करना चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ इन्हें लूटना चाहता था। लेकिन खिलजियों के बाद जब तुगलकों का शासन आया और तुगलकों में एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम शॉर्ट में MBT के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना तब उसने अपनी राजधानी का परिवर्तित करके दिल्ली से देवगिरी के दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी का नया नाम दिया उसने दौलताबाद। दिल्ली से उसने जनता को दौलताबाद आने के लिए मजबूर किया। इसका उद्देश्य थे दिल्ली वासियों को सजा देना, भारत के बीचों बीच में दौलताबाद की अवस्थिति जिससे दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बराबर रूल किया जा सके। और एक रीजन कहते हैं कि मंगोलों से बचने के लिए भी उसने अपनी राजधानी दक्षिण ले गया। यहाँ पर पहला ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पे अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई और उसने धीरे धीरे करके सभी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। इसी क्रम में उसने एक राज्य पर आक्रमण किया। चूँकि खिलजियों के बाद दक्षिण भारत में कुछ और छोटे छोटे राज्य बन गए थे और उनमें एक छोटा सा राज्य था काम्पिल्ले का।
कांपिल्य राज। कांपिल्य राज पर उसने एक हमला करने की योजना बनाई जो कि जस्ट देवगिरी के दक्षिण में ही था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक दुश्मन था जिसका नाम था बहाउद्दीन गुरशास्प। वो दौलताबाद से भागकर कांपिल्य राज्य पे उसने शरण मांगी। कांपिल्य के शासक ने उससे शरण दे दी। ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पसंद नहीं आई। उसने कांपिल्य राज्य को ये संदेश भिजवाया या चेतावनी दी कि उसके दुश्मन को उसको सौंप दिया जाए, लेकिन उस कांपिल्य के उस शासक ने सौंपने से मना कर दिया। भारत की रीति रही अतिथि देवो भव वाली, इसलिए उसने इसको सौंपने से इनकार कर दिया। ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पसंद नहीं आई, उसके ईगो पे लग गई और उसने कांपिल्य राज पर आक्रमण कर दिया। कांपिल्य राज पर जब आक्रमण किया तो कांपिल्य को तो उसने जीत लिया। जीतने के साथ वहाँ के जो 2 मंत्री थे, हिंदू मंत्री, हालांकि कांपिल्य का शासक भी हिंदू ही था, उसके जो मंत्री थे उनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। ये दोनों सगे भाई थे। ये दोनों क्या थे? सगे भाई थे। इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इन्हें दिल्ली ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? दिल्ली ले जाया गया। और दिल्ली ले जाने के बाद इनका धर्म परिवर्तन करके इनको मुसलमान बना दिया गया। हरिहर और बुक्का के जो पिता थे उनका नाम था संगम। यही हरिहर और बुक्का जो कि कांपिल्य राज्य के मंत्री हैं, उसके पहले ये हरिहर और बुक्का काकतीय साम्राज्य में भी मंत्री के पद पे थे। और उसके बाद ये होयसलों के राज्य पर भी इन्होंने मंत्री के पद पर काम किया था। लेकिन फाइनली अंतिम में ये कहाँ चले गए थे? कांपिल्य। और कांपिल्य में ये मंत्री के पद पर थे। काफ़ी बहादुर थे, काफ़ी समझदार थे। इनको पकड़ के दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में इनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इसी बीच थोड़े दिनों बाद उसने कांपिल्य को जीतने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एक जनरल को वहाँ का गवर्नर बना के बैठा दिया। गवर्नर के खिलाफ कुछ दिनों बाद होयसल साम्राज्य और आसपास के राज्यों ने यानी जनता ने विद्रोह कर दिया। यह जानकारी दिल्ली में पता चली। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जनरल यानी अपने गवर्नर की रक्षा करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक सेना भेजी दिल्ली से। दिल्ली से वो जो सेना भेजी गई उसका नेतृत्व उसने दिया उन्हीं दोनों भाई को जिनका नाम है हरिहर बुक्का। हरिहर और बुक्का एक सेना के साथ कांपिल्य पहुँचे। उन्होंने कांपिल्य की सेना और उस टाइम पे होयसल की सेना के साथ मिलकर युद्ध किया। युद्ध तो वो जीत नहीं पाए, लेकिन उनके साथ एक अप्रत्याशित घटना घट गई। यहाँ जब वो दक्षिण भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो राजवंश हैं ये मुसलमानों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। चूँकि ये पहले हिंदू ही थे, अभी दिन पहले ही मुसलमान बने थे, तो इनका लगाव अपने धर्म से भी था। इसी बीच इनकी मुलाकात हुई हरिहर और बुक्का की एक संत से जिनका नाम था विद्यारण, माधव विद्यारण। इनकी मुलाकात हुई हरिहर और बुक्का की संत माधव विद्यारण से। माधव विद्यारण ने इनके अस्तित्व को ललकारा और बोला कि तुम पहले हिंदू थे, तुम्हें मजबूरन ज़बरदस्ती तुम्हें इस मुसलमान बना दिया गया। ये तुम्हारी जो धरती है तुम्हें पुकार रही है, तुम आओ और अपनी सेवा करो, अपनी मातृभूमि की सेवा करो। इन दोनों भाइयों का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद इन्होंने तय किया कि अब हम वापस से हिंदू धर्म अपनाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म में वापस लौटना इतना आसान नहीं था। तब इनकी सहायता विद्यारण ने की और विद्यारण उस टाइम पर श्रृंगेरी पीठ जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी, और यहाँ के जो मठाधीश थे, वो थे विद्या तीर्थ के पास ले गए और विद्या तीर्थ ने इन दोनों भाइयों का शुद्धिकरण किया और इन्हें वापस से हिंदू बना दिया। इन्हीं विद्यारण और विद्या तीर्थ के मोटिवेशन से उन्होंने इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे इस वाले एरिया पर एक राज्य की नींव डाली जिसे उन्होंने संगम राजवंश का नाम दिया। ये संगम राजवंश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। यानी यहाँ पे समझिए एक बार शॉर्ट में कि दक्षिण भारत में ये जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में एक साम्राज्य बना जो विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया, उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई कांपिल्य में मंत्री थे।
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पकड़ के दिल्ली ले जाए गए थे। वहाँ इनका धर्म परिवर्तन किया गया था। वापस एक विद्रोह को दबाने के लिए जब इन्हें भेजा गया, इन दोनों संतों ने इनको मिलकर हिंदू धर्म में इनकी पुनर्वापसी कराई और इन दोनों भाइयों ने दक्षिण भारत के इस तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि आज कर्नाटक का क्षेत्र है, वहाँ पर इन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की, एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने दिया संगम राजवंश। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ ही गई होगी। अब इसको एक बार शॉर्ट में मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, फिर इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार फिर देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य, जो कि कृष्णा नदी से दक्षिण का पूरा क्षेत्र उसके साम्राज्य में आता था। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें संगम, सालुब, तुलुब और अरुविडु। इस राजवंश ने लगभग 330 वर्ष से ज़्यादा वर्ष तक रूल किया। इनका जो विजयनगर एम्पायर का जो स्थापना है वो 36 में हुई और ये राज्य 1570 तक चला। यानी हम एक मोटा कहें तो 1565 कह सकते हैं, क्योंकि एक युद्ध 1565 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इसी साल तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें तुलुब वंश के शासक सदाशिव राय और बहमनी साम्राज्य के बीच पे लड़ाई हुई थी और इसमें हम्पी को जला दिया गया था। और ये बहुत फेमस युद्ध है 1565 का ये युद्ध। इसीलिए लगभग इनका जो पीक टाइम है वो 1336 से लेके 1565 के बीच का ही है एडी। तो देखेंगे इसमें कि ये स्थापना हुई और कृष्णा नदी को बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच की सीमा मान लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पहली बार दक्षिण भारत पे हमला हुआ और देवगिरी के लूट से जो धन मिला वो उसको शासक बनने में काम आया और वो बन गया दिल्ली का सुल्तान। सुल्तान बनने के बाद वो मंगोलों से जूझता रहा। मंगोलों से फ्री होने के बाद उसने दक्षिण भारत पे ध्यान दिया और अपने एक जनरल मलिक काफूर को उसने दक्षिण भारत को इन्वेड करने के लिए भेजा। उसने लगभग 1307-8 से लेके 1311-12 तक में दक्षिण भारत के सभी राज्यों यानी उस टाइम के 4 महत्वपूर्ण राज्यों को जीता, लूटा और जो अपार धन मिला वो लेके वो दिल्ली चला गया। उसके बाद तुगलकों का शासन आता है और तुगलकों में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी और जीते हुए देवगिरी पर उसने एक राज्य की स्थापना की जिसे दौलताबाद कहते हैं। यहाँ से उसका उद्देश्य था दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार करना। इसी बीच दक्षिण भारत में कुछ और छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो गया था। इसमें एक था काम्पिल्य। काम्पिल्य में मोहम्मद बिन तुगलक का भागा हुआ दुश्मन जिसका नाम था बहाउद्दीन गुरसास। बहाउद्दीन गुरसास को काम्पिल्य राज्य ने शरण दी हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको वार्निंग दी, वार्निंग को नहीं माना जब काम्पिल्य राज ने, तो उसने काम्पिल्य पे हमला कर दिया और काम्पिल्य को जीत लिया। काम्पिल्य को जीतने के बाद वहाँ से 2 मंत्रियों को पकड़ा गया जिनका नाम था हरियर और बुक्का। ये हरियर और बुक्का नामक 2 भाई थे जो पहले काकती राज्य पे मंत्री के पद पर थे। बाद में इन्होंने होयसलों के राज परिवार में भी काम किया। बाद में अंततः ये काम्पिल्य पे मंत्री के पद पर थे। इन्हें पकड़ के दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में इनका धन परिवर्तन करके इनका मुसलमान बना दिया गया। इसी बीच दक्षिण भारत के राज्यों ने विद्रोह कर दिया, यानी कि काम्पिल्य में जो दिल्ली सुल्तान का जो गवर्नर था उसके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से सेनाएं भेजी गई, किसके नेतृत्व में, हरियर और बुक्का। ये आए दक्षिण भारत में, विद्रोह को तो नहीं दबा पाए लेकिन इनके साथ एक घटना घटी और ये संत माधव विद्यारण्य के संपर्क में आए जिन्होंने इनके संगेरी मिठ मठ के मठाधीश विद्यातीर्थ से मिलवाया, जिन्होंने इनको हिंदू धर्म में पुनर्वापसी करवाई। और इन्हीं से प्रेरणा पाकर इन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण वाले इस क्षेत्र पे एक राज्य की स्थापना की जिसे संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे हरियर और बुक्का ने राज्य का संचालन किया। उसके बाद पढ़ेंगे सालू राजवंश और उसके बाद पढ़ेंगे तुलुब राजवंश और फिर यरुविदु राजवंश, और इस तरह से हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।